So, hello everyone, welcome to part 4 of the series Previous Year Question Papers from the year 2021 to 2025 for class 12th IT subject code 802 of CBSE board. So, last कुछ classes में already हम 30 previous year questions में आने वाले very short question answers discuss कर चुके हैं. So, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज के क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट आरडीबीएमएस टूल्स में से आया हुआ क्वेश्चंस होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले all the details of teachers from the table teacher whose salary is greater than 15,000. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बोला है. तो एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल क्वेरी हम किस चीज के लिए लिखेंगे? टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स के सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब टीचर के जितने भी डिटेल्स एक टेबल में स्टोर है वो सारे डिटेल्स दिखाने के लिए. कौन से टेबल से? टीचर टेबल से दिखाने के लिए, है कि नहीं? पर कौन कौन सी टीचर का सारा डिटेल्स दिखाएंगे? जिन टीचर्स का सैलरी ग्रेटर देन कितना होगा? जिन टीचर्स का सैलरी ग्रेटर देन 15,000 होगा, ओनली उन्हीं टीचर्स का डिटेल्स हमें क्या करना है? उन्हीं टीचर्स का डिटेल्स हमें डिस्प्ले करना है. ओके. तो कौन सा एसक्यूएल कमांड हम यूज करते हैं, कौन सा एसक्यूएल कमांड्स यूज करके हम डिस्प्ले कराते हैं? सिलेक्ट कमांड, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट कमांड. देन सिलेक्ट कमांड के साथ हमें क्या डिस्प्ले कराने के लिए बोला है? ऑल द डिटेल्स. ऑल द डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स मीन्स जितने भी फील्ड्स हैं सारे फील्ड के वैल्यू को दिखाने हैं. तो ऑल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस्ट्रिक सिंबल, स्टार. देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम विच टेबल? सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम टीचर टेबल. ओके. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर. ओके. हमें टीचर टेबल से वो सारे के सारे डिटेल्स दिखाने हैं. पर क्या सारे टीचर्स के दिखाने हैं? नो, कंडीशन देना पड़ेगा. और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर कंडीशन देने के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज. तो कंडीशन हमें देना है कि जिनका सैलरी ग्रेटर है 15,000 से, है कि नहीं? तो सैलरी फील्ड का वैल्यू जिनका जिनका 15,000 से ज्यादा है, बस उनका सारा डिटेल्स डिस्प्ले कराने के लिए हमने ये कमांड या फिर ये क्वेरी यहाँ पे लिखा है. तो क्या हो गया क्वेरी? सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल द डिटेल्स फ्रॉम विच टेबल? टीचर टेबल. क्या सबके सारे टीचर के डिटेल्स दिखाने हैं? नो. तो उसके लिए कंडीशन दे रहे हैं. कंडीशन देने के लिए वेयर क्लॉज, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000. so this is the answer. Okay, very simple. Let's move to the next question, question number 2. So question number 2 is while creating a table in MySQL database, MySQL और MySQL को यूज करके जब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, then Sudha wants to set the value for the field age as 0. तो वहां पे सुधा क्या करना चाहती है कि जो फील्ड है एज फील्ड का वैल्यू 0 सेट करना चाहती है. ओके. सो दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इफ नो वैल्यू ऑफ एज इज गिवन बाय यूजर. तो ये जीरो वैल्यू कब स्टोर होगा? ये जीरो वैल्यू कब इंसर्ट होगा? जब यूजर अपने तरफ से कोई भी वैल्यू एज फील्ड में इंसर्ट नहीं करेगा, तो तब बाय डिफॉल्ट ये जीरो वाला वैल्यू जाके उस फील्ड में असाइन हो जाएगा या फिर सेट हो जाएगा. सो ये चीज करने के लिए सुधा को कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करना चाहिए? ओके. सो सजेस्ट ए कंस्ट्रेंट दैट सुधा कैन यूज टू कंप्लीट हर टास्क. तो माइस्क्ल डेटाबेस में एक टेबल है, उस टेबल में एज फील्ड है. एज फील्ड का वैल्यू सुधा बाय डिफॉल्ट जीरो सेट करना चाहती है, जिसके द्वारा अगर एज फील्ड में यूजर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो उसके बदले वो बाय डिफॉल्ट वो जीरो वैल्यू जाके सेट हो जाए. तो उसके लिए सुधा को कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया. सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो जबकि हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है, तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. सो द आंसर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. ओके, वेरी सिंपल. क्वेश्चन को अगर हम
आसान तरीके से समझ जाते हैं देन आंसर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर अटेंड करने जा रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या करते हैं, गलत आंसर करके आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, which one of the following is not a DML command? So DML commands इनमें से कौन सा नहीं है? DML का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इस कैटेगरी ऑफ कमांड्स में वो सारे के सारे कमांड्स आते हैं जिनको यूज करके हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, है कि नहीं? तो इनमें से कौन सा है जो डीएमएल कमांड नहीं है? तो सिलेक्ट कमांड वो तो डीएमएल कमांड्स में आएगा, इंसर्ट कमांड वो भी डीएमएल कमांड में आएगा, क्रिएट कमांड एक हम जानते हैं डीडीएल कमांड है, क्योंकि क्रिएट कमांड को यूज करके हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट या फिर डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। डिलीट कमांड भी डीएमएल कमांड में आएगा। डेटा के रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीएमएल कमांड्स, है कि नहीं? और स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई काम हो उसके लिए हम यूज करते हैं डीडीएल कमांड। और क्रिएट कमांड जबकि स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, तो क्रिएट कमांड यहाँ पे एक डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? क्रिएट कमांड। सो द आंसर इज क्रिएट कमांड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज क्रिएट कमांड। Let's move to the question number 4. Question number 4 is, dash command displays all the tables created in the current database. अभी जो डेटाबेस ओपन है उस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स क्रिएटेड हैं उन सारे टेबल्स का नेम लिस्ट अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सो डेटाबेसेस। तो हमें क्या डिस्प्ले करने के लिए बोला है? ऑल टेबल्स, है कि नहीं? तो टेबल्स डिस्प्ले कराना है तो वहां पे डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस तो हम नहीं कर सकते। सो टेबल्स, इसको हम एक कंसिडरेशन में ले सकते हैं, सो टेबल्स। ओके, देन क्रिएट टेबल्स। क्रिएट टेबल्स को यूज करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ना कि क्या क्या टेबल्स हैं उनको देख सकते हैं। डिस्प्ले टेबल्स, डिस्प्ले टेबल्स नाम का कोई कमांड है ही नहीं, है कि नहीं? तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज सो टेबल्स। सो आंसर क्या होना चाहिए? सो टेबल्स कमांड will be used to display all the tables that is created in the current database. अगर पूछता कि माई सिक्वल सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारे डेटाबेसेस की लिस्ट को अगर डिस्प्ले कराना है तो तब हम क्या यूज करते? तब हम यूज करते सो डेटाबेसेस। ओके, पर अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सो टेबल्स। ओके, सो टेबल्स कमांड को यूज करके एक डेटाबेस में जितने भी टेबल्स क्रिएटेड हैं सारे टेबल्स की लिस्ट हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल इन द स्क्रीन नाउ, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash symbol replaces a single character while matching a pattern with like keyword. Like keyword या फिर like clause या फिर like operator को हम use क्यों करते हैं? To retrieve data from the database by doing pattern matching, है कि नहीं? पैटर्न मैचिंग करके अगर हमें डेटाबेस के टेबल से डेटा को रिट्राइव करना हो तो उसके लिए हम लाइक क्लॉज या फिर लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो लाइक क्लॉज या फिर लाइक ऑपरेटर अपने साथ पैटर्न को बनाने के लिए दो तरह के सिंबल यूज करता है कि नहीं? क्या है वो दो तरह के सिंबल? एक सिंबल है हमारा अंडरस्कोर और एक सिंबल है परसेंटेज, है कि नहीं? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। सिंगल दो सिंबल हम यूज करते हैं, एक है अंडरस्कोर और एक है परसेंटेज, है कि नहीं? तो ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए लाइक क्लॉज के साथ। तो सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? अंडरस्कोर या परसेंटेज? ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर विल बी underscore. Underscore symbol is used to replace single character as well as percentage is used to replace zero or more than zero or more than zero number of characters. Okay, so answer यहाँ पे क्या होना चाहिए? So answer will be underscore. Let's move to the next question. Next question is, an attribute value may not be permitted to be null value with dash constraint.
अगर हम एक एट्रीब्यूट में कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे जिसके द्वारा वो नल वैल्यूज वहां पे हमें परमिट नहीं करेगा या फिर नल वैल्यूज वहां पे हमें अलाउ नहीं करेगा, which constraint we should use? सो बहुत ही सिंपल है। हमें यूज करना चाहिए नॉट नल कंस्ट्रेंट। अगर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं एक एट्रीब्यूट में, देन वो हमें नल वैल्यू परमिट नहीं करता या फिर नल वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवेलेबल इन द स्क्रीन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ranjana has written the following query, but it is giving an error. रंजना एक क्वेरी लिखी है पर वो क्वेरी हमें एरर दे रहा है। सो वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर एंड रीराइट द क्वेरी। उस एरर को रेक्टिफाई करके हमें सही तरीके से अगेन लिखना है। तो क्वेरी क्या है हम देख लेते हैं। दिस इज द क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट सॉर्ट बाय प्राइस। ओके, इसमें गलती क्या है ढूंढो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत हाई चांसेस हैं इस तरह के एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस आने के। जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी क्लॉजेस हैं हम सिलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं, उन सबका प्रॉपर यूज, प्रॉपर सिंटैक्स हमें प्रैक्टिस करके जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और आने के हाई परसेंटेज है, हाई चांसेस होते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे एरर क्या है वो ढूंढ लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये तो सही है। सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सॉर्ट बाय, अगर हमें एक टेबल के डेटा को डिस्प्ले कराना हो इन ए प्रॉपर ऑर्डर बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कॉलम, तो उसके लिए कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? सॉर्ट बाय नाम का कोई क्लॉज तो होता नहीं है, तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, तो ये सॉर्ट बाय की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑर्डर बाय लिखना पड़ेगा। बस इतना ही अगर हम चेंज कर लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। ओके, तो अगर हम ये क्लॉजेस, ये कमांड्स के सिंटेक्स सही तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत ही आसान तरीके से अटेंड कर सकते हैं। आंसर बहुत ही आसान है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So the question number 8 is, the command is used to view the structure and description of a table. ऐसा कौन सा कमांड है जिसको यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन को हम व्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ओके, तो एक टेबल का स्ट्रक्चर मतलब क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कि टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं, है कि नहीं, कितने फील्ड्स हैं, कौन से फील्ड में किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करेंगे। देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स कितने साइज का मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं, कौन सा कंस्ट्रेंट उसमें अप्लाई हुआ है, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू उसमें स्टोर हो सकता है या नहीं। दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन अगर हमें व्यू कराना हो, डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए कौन सा कमांड हमें प्रिफर करना चाहिए? चार ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा सही आंसर लग रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्प्ले कमांड नाम का कुछ होता नहीं है, तो उसको हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं। सो कमांड को यूज करके हम टेबल का लिस्ट या फिर डेटाबेस का लिस्ट देख सकते हैं, तो सो कमांड का कोई काम नहीं है। सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड को यूज करके हम टेबल्स में जो डेटा है उस डेटा को रिट्राइव करके डिस्प्ले कराते हैं, तो सिलेक्ट कमांड का काम नहीं है, तो बचा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड को हम यूज करके टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब कमांड को यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन को व्यू करते हैं या फिर डिस्प्ले करते हैं। ओके, चेक करते हैं आंसर। आंसर इज डिस्क्राइब command. Okay, let's move to the next question, question number 9. Question number 9 is define referential integrity. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और बहुत ही हाई चांसेस हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आना। मे बी 1 मार्क में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं, मे बी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी मस्ट कवर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है? व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस मीन्स जैसे कि हम एक नोट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वेरियस काइंड ऑफ बुक्स को हम रेफरेंस के हिसाब से लेते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे भी रेफरेंस लेना मतलब कोई दूसरे टेबल के फील्ड को हमारे टेबल में लाके यूज करना, दैट इज नोन एज रेफरेंशियल।
हम रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी मेंटेन करने के लिए। So referential integrity is a term, or referential integrity is a rule that is applied on the foreign key attribute. Okay, so foreign key attributes हम जो create करते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो कि फॉरेन की फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है to reduce data redundancy and increase data consistency. Okay, data redundancy जितना कम होगा, मतलब डेटा डुप्लीकेसी जितना कम होगा, डेटा उतना एक्यूरेट रहेगा, उतना सही रहेगा, जिसके द्वारा हमारे टेबल में डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज ए रूल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल है या फिर एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट को हम रूल ही बोलते हैं। इन ए डेटाबेस दैट एंश्योर्स ए फॉरेन की, ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? ओनली फॉरेन की एट्रीब्यूट के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो ये रूल हम फॉरेन की एट्रीब्यूट के ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं? टू एंश्योर दैट ओके द वैल्यू इन द फॉरेन की एट्रीब्यूट must match the value of primary key value in another table or same table from which it is referenced. जिस प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से लेके हमने फॉरेन की एट्रीब्यूट बनाया है, उस फॉरेन की एट्रीब्यूट में सिर्फ वही वैल्यू रहे जो वैल्यू उसके रेफरेंस्ड प्राइमरी की फील्ड में है, या फिर नल वैल्यू रहे। ओके, ये एंश्योर करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। और एक सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी is a constraint or rule that is applied on the foreign key attribute to ensure the decrease in data redundancy and increased in data consistency. ओके, कोई भी आंसर हम लिख सकते हैं। अगर हम समझ रहे हैं चीजों को तो हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है कि नहीं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम फॉरेन की एट्रीब्यूट में अप्लाई करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरेन की एट्रीब्यूट फील्ड में बस वही वैल्यू रहे जो वैल्यू उसके रेफरेंस्ड प्राइमरी की फील्ड में है, या फिर नल वैल्यू रहे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करता है कि डेटा डुप्लीकेसी रिड्यूस्ड हो एंड डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव्ड हो। ओके, let's move to the last question of today's part or today's class. Which of the following constraints specifies that the value of every attribute in each tuple must be from the domain of that attribute? कौन सा constraint ये specify करता है कि हर एक attribute का जो value है वो उस डोमेन के, उस एट्रीब्यूट के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, या फिर उस एट्रीब्यूट का जो डोमेन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए? सो डोमेन को हम सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं? डेटा टाइप। ओके, तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में किस टाइप का वैल्यू रहेगा वो कौन डिफाइन करता है? उसका डेटा टाइप, है कि नहीं? अदरवाइज डेटाबेस हमें अलाउ नहीं करता अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे एक एट्रीब्यूट में, तो ओनली वो हमें अलाउ करता है उस एट्रीब्यूट का जो डोमेन है, उस एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप है, बस उसी टाइप का वैल्यू ही उस फील्ड में हम स्टोर कर सकते हैं। ये कौन सा कंस्ट्रेंट एंश्योर करता है? डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, नल वैल्यू कंस्ट्रेंट, या फिर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हमें एक एट्रीब्यूट का डोमेन क्या है उसको बेस करके वैल्यू इंसर्ट करना हो तो उसके लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करेंगे? सो द आंसर विल बी डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, so this was the last question of today's class. In next class we will discuss some other topics of previous year questions, and we will take forward to this series. Stay connected with us. Today's class we are going to close here. So thank you everyone. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू।